हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई पर भी गौर कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरीके से लीक हो जा रहा है या फिर बिना रीज़न बताए एग्ज़ाम निरस्त कर दिया जा रहा है। तो ऐसा देखने में आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्योंकि इस ट्रैप से निकल जाइए तो बहुत बेहतर है। क्योंकि 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए, बस यूपीएससी का ही एक एग्ज़ाम सही सलामत हुआ है। बाकी वनडे वगैरह का हुआ होगा तो हुआ होगा, बाकी और कोई एग्ज़ाम सही से हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लोग पढ़ाई का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पे एस्पिरेंट या जो कंपटीटर हैं उनका एज तो चला जा रहा है, एज चला जा रहा है, और एज के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि इंसान के ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, और फिर इंसान उनके नीचे एकदम से प्रेशराइज हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको स्किप करना पड़ जाता है प्रिपरेशन। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें। अगर गर्मी हो रही है तो आप लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके पढ़ाई को कंटिन्यू करें और अच्छे से तैयारी करें। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर कर रहे हैं तो अपना 100% देने की ज़रूर कोशिश करें। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने से भी कोशिश करिए और जितना जल्दी हो सके कहीं ना कहीं लाइफ में सेटल हो जाइए। तो चलिए अपने क्लास पे आते हैं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्रॉनिकल से करंट अफेयर। ये मंथली करंट अफेयर है और ये पतली वाली क्रॉनिकल मैगजीन से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। जुलाई मंथ का ये मैगजीन है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे मिसलेनियस में आरओ के लिए मॉक टेस्ट है, पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप, और साथ ही एनडीए का जो पेपर हुआ है उसका प्रश्नोत्तर व्याख्या है, और झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर सार दिया हुआ है। साथ ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर समसामयिक प्रश्न और वन लाइनर समसामयिक यहाँ पे दिया गया है। इस अंक में कहाँ तक का करंट अफेयर है तो 26 मई 2024 तक के घटनाक्रम यहाँ पे दिया गया है। राज्य समाचार हो गया, राष्ट्रीय हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है आर्थिकी। आर्थिकी से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं इस मंथ में यानी कि मई में, तो उसको यहाँ पे दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिकी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक। तो पहला है यहाँ पे एडीबी द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण को मंजूरी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने तथा आधुनिकीकरण में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली को जलवायु प्रूफ, आधुनिक एवं मजबूत बनाना है। यह परियोजना सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल का पूरी तरह से समर्थन करती है। पावर फॉर ऑल ये पहल कहाँ का है तो सिक्किम का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका लक्ष्य घरों, उद्योगों, व्यवसायों और लोगों के 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना सिक्किम की विद्युत वितरण प्रणाली को लगभग 770 किलोमीटर के जलवायु लचीले मध्यम वोल्टेज भूमिगत कंडक्टरों के साथ उन्नत करके इसका आधुनिकीकरण करेगी। यह वितरण नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए 580 किलोमीटर पुराने और कम क्षमता वाले अनावृत कंडक्टरों को नए कंडक्टरों में से बदल देगा। यह परियोजना 26 मौजूदा बिजली सब स्टेशनों को अपग्रेड करेगी, जिसमें पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली की स्थापना, दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग की 15,000 इकाइयाँ स्थापित करना और 28 गाँवों में बिजली संरक्षण और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। अब यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। एडीबी की स्थापना कब हुई तो 1966 में हुई। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें से 49 एशियाई क्षेत्र से हैं, यानी कि जो 49 इसके सदस्य राष्ट्र हैं वह एशिया महाद्वीप से हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा जापान से संबंधित हैं, यानी कि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं यह मासात्सुगु असाकावा हैं, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस के मनीला के मांडलू यांग में स्थित है। अभी तक आपने मनीला ही जाना है, लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया कि मांडलुयांग तो यही सही होगा। अगर मनीला नहीं भी दिया है तो मांडलुयांग होगा।
नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। पहले अमेरिका था, अब चीन हो गया है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है। जिन क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है उनमें लौह अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसी वस्तुएं शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उक्त अवधि में चीन से भारत द्वारा किए जाने वाला आयात 3.24% बढ़कर 101.7 अरब डॉलर हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 तक अपने शीर्ष 15 व्यापारिक भागीदारों के साथ भारत की व्यापार गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार अधिशेष या घाटे की स्थिति के साथ साथ निर्यात और आयात दोनों पर असर पड़ा है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य 776.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2023-24 में सेवा निर्यात पूर्व के 325.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2023-24 में वस्तुगत निर्यात 451.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा कम होकर 437.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 में चीन, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर समेत कई देशों में भारत का निर्यात काफ़ी बढ़ गया है। शीर्ष 10 में शामिल अन्य देश हैं UK, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है कुल आयात 2022-23 में 898.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 853.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। व्यापार घाटा 2022-23 में 121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2023-24 में 75.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट करंट न्यूज में है मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात। हाल ही में जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। जुलाई 2023 में विशेष रूप से घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के माध्यम से मॉरिशस को चावल निर्यात की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी अफ्रीका देश बेनिन भारत से गैर बासमती चावल के प्रमुख आयातकों में से एक है। धान की फसल के क्षेत्रफल में गिरावट के कारण कम उत्पादन की चिंताओं के बीच भारत ने सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमी कंडक्टर एसोसिएशन योम फिक्की यानी कि इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझौता हुआ है। तो हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में नवाचार को बढ़ावा देना, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का समर्थन करना, आपूर्ति की श्रृंखलाओं को मजबूत करना और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना है।
यह सहयोग भविष्य में सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त कार्य बल स्थापित करने हेतु मददगार होगा। फिक्की के साथ यह रणनीतिक साझेदारी भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत $5 ट्रिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश। 23 मई 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप $5.05 ट्रिलियन यानी कि 420.22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत 5वां देश है जिसका बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भारत के बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात यानी कि एम कैप टू जीडीपी में 15 वर्ष के उच्चतम स्तर 140.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि मार्च 2023 के अंत में 95.8% की तुलना में काफ़ी अधिक है। अब यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में दिया है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत एवं एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण। 22 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए, लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। यह अधिशेष हस्तांतरण सरप्लस ट्रांसफ़र जो है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 140% अधिक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यह हस्तांतरण संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ECF पर आधारित है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर यानी कि कंटिजेंट रिस्क बफर CRB को 6% से बढ़ाकर 6.5% करने का भी निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार आरबीआई को अपने कामकाज से अर्जित किसी भी लाभ को केंद्र को हस्तांतरित करना अनिवार्य है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आकस्मिक जोखिम बफर प्रतिभूति मूल्यों में गिरावट और मौद्रिक दर नीति से जुड़े जोखिम जैसे अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए आरबीआई के पास सुरक्षित रखी निधि है। अवगत करा दें कि रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष अकाउंटिंग ईयर जो है जुलाई से जून होता है, 1 जुलाई से 30 जून होता है क्या, तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन की आपूर्ति। 18 मई 2024 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियर ईंधन यानी कि XP100 की अपनी पहली खेप निर्यात की। यह उत्पाद प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए तैयार किया गया है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर शिपमेंट को हरी झंडी दिखाते हुए इंडियन ऑयल के निदेशक ने कहा कि यह तीसरी बार है जब कंपनी किसी उत्पाद को विदेश ले जा रही है। यह भारत से दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भेजने की कंपनी की क्षमता का प्रदर्शन करता है। घरेलू स्तर पर विकसित XP100 इंडियन ऑयल की स्वदेशी ऑक्टामैक्स तकनीकी का लाभ उठाता है जिसे उच्च स्तरीय वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह अपने असाधारण एंटी नॉक गुणों से सुसज्जित है। एंटी नॉक गुणों के साथ डिजाइन किया गया यह इंजन प्रदर्शन को बढ़ाने, तेज गति, सुगम चालन और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि TSSEZL और हाइजेनको के मध्य समझौता हुआ है। तो 3 मई 2024 को टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी कि TSSEZL और HHP5 प्राइवेट लिमिटेड हाइजेनको ने हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हरित हाइड्रोजन एवं हरित अमोनिया परियोजना उड़ीसा में टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के गोपालपुर औद्योगिक पार्क में स्थापित की जाएगी। समझौता ज्ञापन के तहत हाइजेनको द्वारा अपनी हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया और डेरिवेटिव इकाई स्थापित करने के लिए उड़ीसा के गंजम जिले में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह समझौता हाइजेनको द्वारा स्वच्छ ईंधन के लिए एक स्थानीय बाजार के विकास का हिस्सा है जो 3 वर्षों में $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कर रहा है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम 7 मई
2024 को पाइप लैब्स ग्रुप की एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM का अनावरण किया। इसे सेसम नाम दिया गया। यह विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से विकसित किया गया है। सेसम एक डोमेन और क्षेत्र विशिष्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLM है। यह कस्टम बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा डेटा पर प्रशिक्षित है यानी कि BFSI पर डेटा पर प्रशिक्षित है। इसका लक्ष्य क्रेडिट निर्णय लेने को बढ़ाना और हाइपर व्यक्तिकृत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। सेसम क्रेडिट योग्यता मूल्यांकन, ग्राहक प्रोफाइलिंग और क्रेडिट अंडरराइटिंग तथा धोखाधड़ी का पता लगाने जैसी वित्तीय प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए डेटा का उपयोग करता है। सेतु और सर्वम AI स्थानीय स्तर पर जानकारी संग्रहित और संसाधित करके डेटा और मॉडल संप्रभुता सुनिश्चित करते हैं। सेतु की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। यह एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता है। तो याद रखिएगा सेतु की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो ये रहे आर्थिकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।